नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप वीडियो को आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आप वीडियोस देख रहे हैं तो जितना है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि वीडियो लाभदायक है तो जितना भी हो आपके जो दोस्त हैं जो हिंदी शिक्षक से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिए। हमारा जो उद्देश्य है वो इतना है कि जिन कैंडिडेट के पास हिंदी की परीक्षा से संबंधित जब तैयारी करते हैं जो पुस्तकें होती हैं वो नहीं है, मूल पुस्तकें, सहायक पुस्तकें, और हम आपके लिए इन वीडियो के माध्यम से बहुत बेहतर कंटेंट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो जितना हो थोड़ा सा हमारा भी सहयोग कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छी तैयारी करने वाले हैं, आपको लगता है कि हमें आने वाली आगामी परीक्षाओं में एक सीट सुनिश्चित करनी है तो क्लास संख्या 1 से आप देखने का प्रयास कीजिए। उसका रीजन इतना है कि अगर कहीं पे कोई तथ्य छूट जाता है, पहली बात तो ये है कि हम क्रमबद्ध रूप से आपको क्लासेस दे रहे हैं जैसा आपका पाठ्यक्रम होता है, क्योंकि जब हमें अपने पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी होती है तभी हम अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। ठीक है, और इसी में अगर कहीं पे पढ़ाते हुए कुछ छूट जाता है या स्वाभाविक सी कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको हम अगली वीडियो में उसका निराकरण कर देते हैं। तो बहुत अच्छा, आप लोगों के पास एक तथ्यों का संकलन हो जाएगा अगर आप क्लास 1 से देखेंगे तो। और लाइक भी कीजिए। देखिए, लाइक करने का बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं वो भी क्लास देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो आप लाइक करने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं? देखिए, जब मैं आपको एक टॉपिक जो भी मैं लेके आती हूँ आपके लिए, जब मैं उस टॉपिक से संबंधित आपको तथ्य देने में कंजूसी नहीं कर रही तो फिर आप एक शिष्य होने के नाते एक लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हो भाई? थोड़ा सा सपोर्ट तो कीजिए ना मेरा, लाइक कीजिए, मुझे लगे कि हाँ काफी लोगों ने मेरी ये जो क्लास है वो देखी है, यानी कि मेरा जो प्रयास है, मैं जो आप लोगों के लिए मेहनत करने के बाद में एक अच्छा कंटेंट लेके आती हूँ जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप भी लाइक भी कर दिया कीजिए जो आपको उचित कमेंट लग रहा है। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो भी कमेंट कर दीजिए, क्लास कैसी लग रही है वो भी कमेंट कर दीजिए। कुछ के कमेंट पढ़ के तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि वो लोग बताते हैं कि हमें नया ही सीखने को मिल रहा है। तो देखिए, अच्छा शिक्षक वही है जो हमेशा कुछ नया सीखता है और सिखाता है। आपसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप मुझे कमेंट करते हो। तो लाइक करने का इतना मात्र उद्देश्य आप रखिए कि अगर आप कहीं पर किसी कॉलेज में है या स्कूल में है तो ऐसा होता है कि हम जैसे स्कूल में जाते थे तो हम लोग अपनी अटेंडेंस लगाते थे, यस सर, यस मैम, तो उस तरह आप लाइक कर दीजिए, मुझे लगेगा कि आपने अपनी अटेंडेंस लगा दी है, यानी कि इतने कैंडिडेट मेरी क्लास देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हैं, हम आज बात करेंगे पद्मावत पे। पद्मावत, इससे पहले हम 2 क्लास हम पद्मावत की देख चुके हैं। उन क्लासों में भी पद्मावत में 3 क्लासों में जो हमने देखा है वो पहले देखा था हमने जायसी जी का अपना परिचय खुद का, बाद में देखी थी पद्मावत की रचना का जो समय था और किस किस में कैसे कैसे मंगलाचरण में क्या किस किस की स्तुति की है जायसी जी ने। इसके बाद में अगली वीडियो में हमने समझा था कि पद्मावत की जो रूपरेखा है वो कहानी क्या है, वो हमने पूरी आपको संक्षेप में बताई थी जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके बाद में हमने जो महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य थे उन पे और जो कुछ कथन थे जिनमें हमने इससे पहले वीडियो में देखे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पद्मावत से संबंधित जो आलोचकों ने कथन कहे हैं उन कथनों को और हम विस्तार से देखेंगे, क्योंकि पीडीएफ में हम दे तो देते हैं लेकिन आप उनको ना समझ पाए। ठीक है, तो इसीलिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हमें लगे हैं वो हम व्हाइट बोर्ड पर ही लेके आ गए हैं। पंक्तियां सारी हम आपको रिटन नोट्स में आप व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए बात करते हैं पद्मावत पे। पद्मावत जिसका समय 1540, ठीक है, और हिजरी में अगर बात करेंगे हिजरी सन में तो 947 माना गया है। ठीक है,
और इसके जो रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। पूरी रचना हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं कुछ भी समय ना गवाए हुए पहले कथन पे, क्योंकि कथन काफी है, हमें देखने हैं। कथन पे बात करते हैं। पहला कथन है कि पद्मावत में प्रेम की जो व्याख्या की गई है उसमें जहां शरीर पक्ष की अवमानना कर सूक्ष्मता की ओर कवि की लेखनी चल देती है, वहां ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो कवि हमें आध्यात्मिक प्रेम की झांकियां दे रहा है। क्या कि कवि हमें आध्यात्मिक प्रेम की झांकियां दे रहा है, ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा कहने वाले आलोचक हैं डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ। ठीक है, आप पूरे कथन पे ना जाइए, आप पूरे कथन पे इस पे ना जाइए, आप अंतिम का ध्यान रखिए कि कैसा प्रतीत होता है कि कवि हमें आध्यात्मिक प्रेम की झांकियां दे रहा है। ठीक है, और आप देखते हैं कि जब कमल खिलता है एक तरीके से, तो एक अलग सी झांकी उसकी प्रतिबिंबित होती है हमारे सामने। तो आप उससे भी कोरिलेट कीजिएगा कि आध्यात्मिक प्रेम की झांकियां किसके माध्यम से देखी है, तो हमने कमल के माध्यम से देखी है। तो आप अंतिम के पद से भी पकड़ ले जाएंगे कि पद किसका है, पद्मावत के संबंध में। तो ये कथन है डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ जी का। चलिए बात करते हैं अगले कथन की। अगला कथन है कि पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडिक कृति है। अकेली ट्रेजेडिक कृति है, इतना ही कथन महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, ये प्रश्न बन चुका है। पर आगे बढ़ते हैं। पर सुखांत और दुखांत का यह मेल महाकाव्य को एक दर्जा और ऊंचा उठा देता है। कौन सा मेल? इसमें जो सुखांत और दुखांत है, इन दोनों का जो मेल है वो महाकाव्य, अवधि का प्रथम महाकाव्य इसको माना गया है। पद्मावत को बहुत विस्तृत से हमने पुरानी वीडियो में देखा है। तो इसको एक दर्जा, यानी कि इसको अगर पॉइंट में नंबर दिए जाएं तो ये 20 नंबर पे होता है, लेकिन अगर उसी के साथ में इसका सुखांत और दुखांत जब एक साथ होता है, यानी कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, तो उसके बाद ये और ऊपर उठ जाता है, यानी कि 22 या 25वें पॉइंट पर ये पहुंच जाता है। ठीक है, तो ऐसा कहने वाले कौन आलोचक है? डॉक्टर विजय देव नारायण शाही। ठीक है, विजय देव नारायण शाही जी से इतना ही प्रश्न बना है कि पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कृति किसने कहा है? यह प्रश्न सीधे सीधे बना है। तो किसने कहा है? डॉक्टर विजय देव नारायण शाही जी ने। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगले कथन पे कि पद्मावत मूलतः रोमांचक शैली का कथा काव्य है। पद्मावत मूलतः क्या है कि रोमांचक शैली का कथा काव्य है। किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने। डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है कि पद्मावत मूलतः रोमांचक शैली का कथा काव्य है। या पद्मावत को रोमांचक शैली का कथा काव्य किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इस तरह से जब प्रश्न आएगा तो आपका विकल्प डॉक्टर नगेंद्र सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कथन पे। अगला कथन है कि लोक वृत्त और ऐतिहासिक वृत्त का इस तरह आमना सामना जायसी के अपने रचना विधान की निजी उपज है। और यह कथन किसने कहा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो 1986 का लिखा हुआ है, और 1996 में व्यास सम्मान इसको इतिहास ग्रंथ को मिला था। तो ये जो कथन है कि लोकवृत्त, यानी कि जो लोक संस्कृति के रूप में आ जाती है, लोकवृत्त, जैसे कि इसमें 12 मासा का वर्णन हुआ है, तो वो लोकवृत्त के अंतर्गत आएगा। और 12 मासा में भी जब जैसे जैसे महीने चलते हैं वैसे वैसे जो वहां की परंपराएं होती हैं, ठीक है, और इसमें अवध जो प्रांत है वहां की संस्कृति एक तरीके से जायसी जी ने उठाई है। ठीक है, अवध प्रांत की। तो लोकवृत्त, और इसमें जो 12 मासा में है वो अवध से पूर्ण रूप से लिया है। लोकवृत्त और ऐतिहासिक वृत्त, यानी कि इसकी जो कथा थी हमने देखी थी, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध में हमने देखा था कि वो काल्पनिक है, यानी कि कल्पनाओं पर आधारित है, और जो उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक है। ठीक है, तो इसी के यहाँ पे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहना चाह रहे हैं कि लोकवृत्त और ऐतिहासिक वृत्त का इस तरह आमना सामना, यानी कि दोनों का आमना सामना कराया है। यानी कि जैसे होता है ना कि सामंजस्य या 2 विचारधाराओं का जब आमना सामना होता है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि लोकवृत्त और ऐतिहासिक वृत्त का इस तरह आमना सामना जायसी के अपने रचना विधान की निजी उपज है।
ऐसा कहने वाले कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले कथन की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी तक कथन सारे ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो परीक्षा उपयोगी है हम वही लेके आ रहे हैं, अनायास लाने का हमारा कोई औचित्य नहीं है। चलिए बात करते हैं कि जायसी की काव्य रचना में न्यून पदत्व दोष है। ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अब हम आगे इनके इतिहास से ही बात करेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। तो जायसी की काव्य रचना में किसका दोष है? तो न्यून पदत्व दोष। ठीक है, ये किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, वीडियो शेयर करने में कंजूसी ना करिए। हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, बस एक सहयोग आपसे ले रहे हैं कि जितना हो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करते रहिए, ताकि हो सकता है कि किसी को इन वीडियो का इंतजार हो और आपका एक सराहनीय प्रयास, मेरा तो है ही जो प्रयास है, मुझे नहीं पता कि कितना सार्थक है, लेकिन आपका भी जो थोड़ा सा सार्थक प्रयास होगा कि किसी तक अगर ये वीडियो पहुंच जाएगी, हो सकता है उसका भला हो जाए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली कथन की। नागमती का वियोग वर्णन, नागमती का वियोग वर्णन, नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में कहां पर? तो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण संयोग है, एक महत्वपूर्ण संयोग है। और ये जो कथन है, ये कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह का है, डॉक्टर बच्चन सिंह। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चन सिंह। आगामी परीक्षाओं में, इससे पहले की परीक्षाओं में भी छा गए थे और आगामी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा छाने वाले हैं। 12 में 12 में अवध जनपद की 12 में अवध जनपद की संस्कृति का वर्णन है। संस्कृति का वर्णन है। तो एक तरीके से इसको कथन में भी लिख लीजिए, आप लिखना चाहें तो, वैसे प्रश्न रूप में भी है ये। तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। देखिए, हमें जो कथन मिलता है थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन सारे जो तथ्य रहेंगे वो प्रामाणिक रहेंगे और हम बता देते हैं कि किस तरह से प्रश्न बनता है। मनुष्य का प्रेम ही स्वर्गीय तत्व है। मनुष्य का प्रेम ही स्वर्गीय तत्व है, और ऐसा कहने वाले भी डॉक्टर बच्चन सिंह। क्योंकि कब क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे सी कोट को उठा के आयोग रख देता है और फिर हम लोग पढ़े रहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी को और फिर वहीं पे धप्पा लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं। सिंघल द्वीप का प्रेम, सिंघल द्वीप का प्रेम मानवीय धरातल पर नहीं है, मानवीय धरातल पर नहीं है, या तो वह सौंदर्य के धरातल पर है, या तो वह सौंदर्य के धरातल पर है, या तत्ववाद के धरातल पर। और ये कथन भी किसका है? तो ये कथन भी है डॉक्टर बच्चन सिंह का। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले कथन में कि
मृत्यु के पार जाने के लिए, मृत्यु के पार जाने के लिए, मृत्यु के पार जाने के लिए मृत्यु का बोध, मृत्यु का बोध आवश्यक है, मृत्यु का बोध आवश्यक है। मृत्यु के पार जीवन है, मृत्यु के पार जीवन है। किंतु इस जीवन का बोध, किंतु इस जीवन का बोध तब तक संभव नहीं है, तब तक संभव नहीं है जब तक मृत्यु का बोध ना हो। अगर आप समझ गए होंगे तो यहां पे सीधे सीधे किंवदंती जो चलती है कि बिना मरे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, उस पर आधारित है ये। ठीक है, तो ये है डॉक्टर बच्चन सिंह का, एक तरीके से यही कहना चाह रहे हैं पद्मावत के विषय में। अगला कथन देखते हैं कि जायसी का प्रेम, जायसी का प्रेम व्यक्ति का नहीं, जायसी का प्रेम व्यक्ति का नहीं, पूरी मनुष्य जाति का है, पूरी मनुष्य जाति का है। और यह कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह का है। स्पष्ट है? आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जायसी, अगला कथन देखते हैं। जायसी व्यक्तिगत, जायसी व्यक्तिगत साधना वाले वैरागी नहीं हैं। ये जायसी के संबंध में है। जायसी व्यक्तिगत साधना वाले वैरागी नहीं हैं, वैरागी नहीं है। वे समाज में, वे समाज में प्रेम की आग जगाना चाहते हैं। और ये जो कथन है, ये कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह का है। चलिए इतना ही देखते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। बात करते हैं कथन की। पहला कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का, इससे पहले भी हमने देखा था। और बच्चन सिंह के इतिहास को, शुक्ल जी के इतिहास को और नगेंद्र जी के इतिहास को आप, और रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन चार इतिहासों को एक साइड में रख के अगर आप ये चाहें कि हम टीजीटी पीजीटी या कोई हिंदी शिक्षक भर्ती से संबंधित, चाहे वो एमपी वर्ग 1 वर्ग 2 हो या झारखंड हो, तो इस तरह की परीक्षाएं आप नहीं क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, और अगर करेंगे तो आप हमारी क्लासे देखिए, हम पूरा कंटेंट आपको दे रहे हैं, आपको अन्यत्र किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, पहला कथन है कि नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण संयोग है। नागमती का जो वियोग वर्णन है उसको अनुपम निधि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, हमने इससे पहले वीडियो में देखा था। और यहां पर अनुपम संयोग या महत्वपूर्ण संयोग की बात जब करते हैं, महत्वपूर्ण संयोग, अनुपम वो उसकी वजह से याद आ गया था हमें शुक्ल जी के कथन से। तो महत्वपूर्ण संयोग किसने कहा है? नागमती का वियोग वर्णन को पद्मावत का जो खंड है नागमती वियोग वर्णन, उसको हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण संयोग किसने माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। प्रश्न बनने की संभावना है। आगे बात करते हैं। अगला कथन है कि 12 मासा में अवध जनपद की संस्कृति का वर्णन है। देखिए, सीधा सीधा भी प्रश्न बनेगा यहां से, बताएं कैसे आपको कि पद्मावत में
पद्मावत में 12 मासा का जो वर्णन किया गया है उसमें किस जनपद की संस्कृति का वर्णन मिलता है? या सीधा सीधा होगा कि पद्मावत जायसीकृत पद्मावत की रचना में 12 मासा का जो वर्णन है वो किस प्रदेश से संबंधित है? अवध, आपका राजस्थान, या और भी विकल्प रहेंगे, बनारस या रायबरेली या आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ भी विकल्प रह सकता है। तो कहां का है इसमें? आगरा, कहीं का भी हो सकता है। तो इसमें अवध जनपद, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होगा, देखिए आप, अवध इन्होंने दे दिया है लेकिन जो जायसी है वो जायस के हैं, और अमेठी और रायबरेली यहां से विकल्प रखा हुआ आपको मिलेगा। अमेठी, रायबरेली, अवध, या क्या कहते हैं, क्योंकि लखनऊ के आसपास का ही है, और आपका फैजाबाद, ठीक है। तो इस तरीके से विकल्प आपको रखे मिल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि 12 मासा में अवध जनपद की संस्कृति का वर्णन है, ऐसा किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ठीक है। कथन भी आ सकता है सीधे सीधे, और प्रश्न रूप में तो है ही। आगे बात करते हैं कि मनुष्य का प्रेम ही स्वर्गीय तत्व है। मनुष्य का प्रेम जो है वो ही स्वर्गीय तत्व है, ऐसा कहने वाले आलोचक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र हैं। किसके संबंध में ऐसा कथन डॉक्टर, वो क्षमा कीजिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने, स्मृति से स्लिप हो गया था, डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है। तो मनुष्य का प्रेम ही स्वर्गीय तत्व है, ऐसा कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किसके संबंध में कहा है? तो जायसी के संबंध में, या जायसी की रचना पद्मावत के संबंध में, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला कथन है कि सिंहलदीप का प्रेम मानवीय धरातल पर नहीं है, या तो वह सौंदर्य के धरातल पर है या तत्ववाद के धरातल पर है, ऐसा कहने वाले भी डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। कहीं देखिए, क्षमा कर दिया कीजिए, जब कहीं पे हम पढ़ लिखा हुआ सही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्मृति में एकदम से दूसरा नाम आ जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान कोऑपरेट करेंगे यहाँ पे। तो सिंहलदीप का जो प्रेम है वो मानवीय धरातल पर नहीं है, यानी कि मानवीय जो मतलब एक जो मानव का धरातल है, या हमारा जो ये संसार है, ठीक है, जो सांसारिक संसार है, इसके धरातल पर नहीं है। क्या कह रहे हैं आगे बच्चन सिंह? नहीं है, या तो वह सौंदर्य के धरातल पर है। सौंदर्य के धरातल का मतलब सीधा सीधा आप समझेंगे कि पद्मावती का जो सौंदर्य है, अलौकिक सौंदर्य है, उस पर है, यानी कि आध्यात्मिकता पे है, या तत्ववाद के धरातल पर है, ऐसा कहने वाले कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे बात कर लेते हैं कि मृत्यु के पार जाने के लिए मृत्यु का बोध आवश्यक है। देखिए, पहले पढ़ लेते हैं पूरा कि मृत्यु के पार जाने के लिए मृत्यु का बोध आवश्यक है। मृत्यु के पार जीवन है, किंतु इस जीवन का बोध तब तक संभव नहीं है जब तक मृत्यु का बोध ना हो या नहीं न हो। तो ये कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह का है। समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह कह रहे हैं कि मृत्यु के पार जाने के लिए, यानी कि कहते हैं, इनका कहने का उद्देश्य है कि परमात्मा को जानने के लिए, जब हम परमात्मा को जानते हैं तो हमें उसी के मतलब रास्ते पे जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इन्होंने जो वो जिसे हमने देखा था सिद्धों में, नाथों में जब हम देख रहे थे, तो कुंडलिनी चक्र, उस तरीके से संतों में भी हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि मृत्यु के पार जाने के लिए मृत्यु का बोध आवश्यक है, यानी कि हमें जान लेना चाहिए कि हम इस समय मृत प्राय हो गए हैं। जैसे कि नाथों ने प्राणायाम और हठ योग को मतलब परमात्मा की सिद्धि के लिए माना था, ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो यहीं पे कहना चाह रहे हैं कि मृत्यु के पार जाने के लिए मृत्यु का बोध आवश्यक है, यानी कि हमें ये बोध हो जाना चाहिए कि अब हमारी मृत्यु हो गई है, यानी कि अब हम इस नश्वर संसार से ऊपर उठ चुके हैं। मृत्यु के पार जीवन है। मृत्यु के पार जीवन है, कथन किसका है? देखिए, कथन में से प्रश्न बन जाता है, कथन में से भी छोटे छोटे कथन निकल आते हैं। तो ये कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह का है कि मृत्यु के पार जीवन है, ठीक है, और मृत्यु के पार जीवन है, किंतु इस जीवन का बोध तब तक संभव नहीं है जब तक मृत्यु का बोध ना हो। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह ने पद्मावत के ही संबंध में कहा है कि इस जीवन का, यानी कि किस जीवन का? जो मृत्यु के पार जो हमारा जीवन है, यानी कि परमात्मा से मिलन के बाद जो हमें अनुभूति होती है अपनी,
ठीक है, आनंद जो हमें प्राप्त होता है। हमने जब इसकी काव्यगत विशेष ये जो आपका सूफी संप्रदाय, सूफी काव्यधारा है, सूफी काव्यधारा की जब हमने विशेषताएं पढ़ी थी तो हमने उसमें आपको इसीलिए हमारा उद्देश्य था, पूरा विस्तार से हमने एक एक विशेषताएं कम से कम 20 से 22 या 25 आपको विशेषताएं लिखवाई थी, 20 तक हमने लिखवाई थी और समझाने में और भी विशेषताएं उसमें आ गई थी। तो ये सब विशेषताएं हमने बताई थी कि उसमें आनंद में जब हम पढ़ते हैं ना सारिकत, सारियत, तारिकत, मारिफत, हकीकत, तो इन सबको जब हमने पढ़ा था और इनका जब हम विस्तार देख रहे थे तो कैसे कैसे ईश्वर के बाद, ईश्वर को प्राप्त होने के बाद भी आनंदमय जगत है। तो यहाँ पर डॉक्टर बच्चन सिंह उसी जगत की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, दोबारा से फिर से सुनिए कि मृत्यु के पार जाने के लिए मृत्यु का बोध आवश्यक है। मृत्यु के पार जाने के लिए हमें मृत्यु का बोध आवश्यक है, यानी कि परमात्मा में जब आत्मा का मिलन होगा तो हमें उसके बाद मतलब उसकी अनुभूति करनी होगी कि अगर हम मतलब हमें अगर परमात्मा मिल जाता है, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो उसके बाद की अनुभूति कैसी होगी। जैसे कि आप अभी सपोज मानिए, आप उदाहरण में अपने आप को रखिए कि अभी आप अनुभूति कीजिए यहाँ पे कि मृत्यु के पार जाने के लिए मृत्यु का बोध आवश्यक है, यानी कि सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो जानना आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं पंचुअल रहिए, समय से क्लास देखिए, कब कौन सी क्लास इधर उधर हो जाए उसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं समय से क्लास देखते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। तो मृत्यु के पार जीवन है, यानी कि परमात्मा से जब आत्मा का मिलन हो जाता है उसके बाद भी जीवन है, किंतु इस जीवन का बोध तब तक संभव नहीं है। हम इस जीवन के बोध को जो आत्मा परमात्मा के मिलन के बाद जो हमारा आनंदमय जीवन है उसके बोध को हम तब तक नहीं समझ सकते, वो तब तक संभव नहीं है जब तक मृत्यु का बोध ना हो। ठीक है, तो ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। चलिए आगे बात करते हैं कि जायसी का प्रेम व्यक्ति का नहीं पूरी मनुष्य जाति का है। जायसी का जो प्रेम है वो व्यक्ति जाति का नहीं है या किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो पूरी मनुष्य जाति का है, ऐसा कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। आगे बात करते हैं अगले कथन पे कि जायसी व्यक्तिगत साधना वाले बैरागी नहीं है, वे समाज में प्रेम की आग जगाना चाहते हैं। ये कथन भी बच्चन सिंह का है कि जायसी व्यक्तिगत साधना वाले बैरागी नहीं है। कौन नहीं है, वैरागी नहीं है। यहाँ पे सूफी भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वैरागी नहीं है। वे समाज में प्रेम की आग जगाने वाले, आग जगाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहां से प्रश्न बन सकता है, समाज में प्रेम की आग जगाना, निम्नलिखित में से किस सूफी कौन सूफी कवि समाज में प्रेम की आग जगाना चाहता है? मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, नूर मोहम्मद या ईश्वरदास। ठीक है, तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, चाहते हम भी हैं कि आपको पंक्तियां भी हम बोर्ड पे करा दें समझा के, लेकिन समय का अभाव है, क्या करें। और ये कथनों का पढ़ाने का बोर्ड पे इतना ही उद्देश्य मात्र था, हमें था कि हम पीडीएफ में आपको दे देंगे हस्तलिखित नोट्स में, लेकिन इसमें कुछ हमें लग रहा था कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझाना आवश्यक है कि क्वेश्चन किस तरह बनता है। अगर आप उसको ट्रिक को पकड़ गए तो फिर परीक्षाएं जो होती हैं वो हमारी आसान हो जाती हैं। जीवन के विरुद्ध अगला कथन है कि जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम पद्मावत है। के संघर्ष का नाम पद्मावत है। और ये जो कथन है, ये कथन भी आपके डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह। काफी बच्चों के कॉल आती है कि बहुत नवीन तथ्य हैं, तो देखिए जो परीक्षा उपयोगी है वो तो हम लेके आएंगे ही। जायसी की अवधि, अवधि का अर्घन है, और ये कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह।
अगला एक और कथन देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जायसी ने अपने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक अभिव्यंजना रखी है। उनकी सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों की रूपरेखा है। ठीक है, चलिए एक कथन और ले लेते हैं। सिद्धांतों की रूपरेखा है, अच्छा इसको हम भूल गए थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, फिर कमेंट आता है और हो सकता था आप लोग इसको बच्चन सिंह का ही समझ लेते, बोले बच्चन सिंह का पढ़ाया जा रहा था, उन्हीं का कथन होगा। धर्म से परे एक कथन है, महत्वपूर्ण है कि धर्म से परे मानवीय समता और प्रेमी की सैद्धांतिक स्थापना कबीर कर चुके थे। उसे राग के धरातल पर प्रतिष्ठित होना बाकी था। इसे जायसी ने पूरा किया और यह कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ठीक है, अच्छा एक कथन और है, ये लिख लीजिए कि कोई यह कहे कि पद्मावत का कथा चक्र पद्मिनी के सौंदर्य की धुरी पर घूमता है। तो कह सकता है, और ये कथन जो है, ये भी कथन डॉक्टर बच्चन सिंह। चलिए देखते हैं तथ्यों को। कह रहे हैं कि जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम पद्मावत है। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह का है, हिंदी साहित्य का। दूसरा इतिहास की हम इस समय बात कर रहे हैं।
तो जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम पद्मावत है, ऐसा बच्चन सिंह कह रहे हैं। ठीक है। अगला कथन है कि जायसी की अवधि अवधि का अर्घान है। ये कथन तो अनेक बार बना है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ वाली परीक्षाओं में अनेक बार बना है। तो ये कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह का है कि जायसी की जो अवधि है वो अवधि का अर्घान है। प्रश्न सीधे सीधे बन सकता है कि जायसी की अवधि को अवधि का अर्घान किसने कहा है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। बात कर लेते हैं अगला कथन कि जायसी ने अपने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक अभिव्यंजना रखी है। उनकी सारी कथा के पीछे सूफी सिद्धांतों की रूपरेखा है। ये कहने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं कि जायसी की जो पद्मावत है, उन्होंने अपनी पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक अभिव्यंजना रखी है, यानी कि आध्यात्मिकता को ही प्राप्त करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। उनकी सारी कथा के पीछे, यानी कि पद्मावत की जो कथा है उसके पीछे सूफी सिद्धांतों की रूपरेखा है। यहां से प्रश्न बन सकता है कि जायसी की जो रचना है पद्मावत, उस रचना के सिद्धांतों के उस रचना की कथा के पीछे किनके सिद्धांत लिए गए हैं? सूफी सिद्धांत, नाथ संप्रदाय के सिद्धांत, उपनिषद के सिद्धांत। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। अगले कथन पे बात कर लेते हैं कि धर्म से परे मानवीय समता और प्रेमी की सैद्धांतिक स्थापना कबीर कर चुके थे। यानी कि धर्म से परे, यानी कि धर्म से ऊपर जो मानवीय समानता और प्रेमी की सैद्धांतिक स्थापना थी, इस तरह की जो स्थापनाएं थी वो कबीर पहले कर चुके थे। यानी कि समानता के जहां पे अभी हमने देखा था कि वो हिंदू और मुस्लिम हृदयों में मतलब प्रेम की आग जलाना चाहते थे। तो इस तरह की मतलब धर्म से परे जो इंसानियत है या मानवीयता है, उसमें समानता, यानी कि जो जातिगत भेदभाव था, वर्ग भेदभाव था, इसको हटा के एक समान लाने का कार्य जो था कि इस तरह के सिद्धांतों की स्थापना कबीरदास पहले कर चुके थे। उसे राग के धरातल पर प्रतिष्ठित होना बाकी था। यानी कि एक राग में, ठीक है, उसको एक राग में स्थापित होना जरूरी था। जो बाकी बचा हुआ था वो कबीर नहीं कर पाए थे, इसे जायसी ने पूरा किया। ठीक है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि कबीर ने मानवीय समता और प्रेमी की सैद्धांतिक स्थापना को स्थापित किया था और उसे राग के धरातल पर प्रतिष्ठित किस कवि ने किया? ठीक है। तो जायसी हैं, आपके सूरदास है, सगुण भक्ति में भी पहुंच सकता है। ऐसा नहीं है कि निरूढ़ में ही बात होगी इसमें। और हो सकता है कि कबीर सूफी संतों में भी नाम हो और संतों में भी नाम हो। सूफी संप्रदाय के कवि भी और संत संप्रदाय के कवियों के भी नाम हो सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पर जो विकल्प रहेगा आपका, जो जायसी जी का, वही सही होगा। अगर सीधे सीधे कथन पूछता है तो डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। आगे बात कर लेते हैं कि कोई यह कहे कि पद्मावत का कथा चक्र, पद्मावत की जो कथा चक्र घूमती है वो पद्मनी के सौंदर्य की धुरी पर घूमता है। यानी कि पद्मावत जो कहानी का जो कथा चक्र है या केंद्रीय परिधि है, वो अगर कोई मतलब पद्मिनी के सौंदर्य की धुरी पर घूमता है या कोई, तो कह सकता है, ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है कि कोई यह कहे कि पद्मावत का कथा चक्र पद्मिनी के सौंदर्य की धुरी पर घूमता है तो कह सकता है। ये कथन बच्चन सिंह का है। यानी कि जो पद्मावत का जो पूरा ही सौंदर्य शास्त्र है वो पद्मावती के इर्द गिर्द घूमता है। अगर ऐसा कोई कहना चाहे तो कह सकता है, वो स्वतंत्र है। ऐसा कथन बच्चन सिंह ने दिया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बात हमें नहीं करनी है, बात आपको करनी है। हम 2 प्रश्न दे रहे हैं, आप उनके उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बाकी अगली वीडियो में आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे हमारी तरफ से। चलिए बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की कि जायसी ने पद्मावत में जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग
उपयोग यहां पे रिक्त है, के लिए किया है। आपको बताना है कि किसके लिए किया है। ठीक है, विकल्प है, पहला है आपका नखशिख वर्णन, और जिसको याद हो कि नखशिख वर्णन क्या है वो उसको भी कमेंट कर सकता है। दूसरा है विरह वर्णन, तीसरा है आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक साधना, और फोर्थ विकल्प है मसनवी शैली। ठीक है, अब आप इसमें उत्तर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको उचित लगता है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। पद्मावत की रचना शैली क्या है, और ये आपको बताना है। प्रश्न बात कर लेते हैं पहले विकल्प की। तो मुक्तक गीतात्मक शैली, मुक्तक गीतात्मक शैली। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं संस्कृत प्रबंध, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, या तीसरा विकल्प है आपका लोकगीतों की शैली, और फोर्थ नंबर पे विकल्प है फारसी की मसनवी शैली। उत्तर आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए तब ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं हमसे जुड़ रहे हैं, जो भी क्लास देख रहे हैं, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप इन उत्तरों का जवाब दीजिएगा। ये जो प्रश्न है इनके उत्तर आप कमेंट सेशन में दीजिएगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन करके आप उत्तर सामने लिख दीजिएगा, और उसी के साथ में इसके जो उत्तर आपको मिलेंगे वो अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। हमने पद्मावत के जो कथन थे वो पढ़ लिए हैं। जो पंक्तियां बची हैं वो आपको पीडीएफ के माध्यम से जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको व्हाट्सएप से आप अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं वहीं पे नीचे मोर लिखा हुआ है, उसको नीचे जब आप क्लिक करके जाएंगे तो उसमें व्हाट्सएप लिंक भी दे रखा है और इंक्वायरी नंबर दे रखा है। तो उस नंबर पे या तो आप वहीं से सीधे सीधे लिंक हो जाइएगा, और अगर आप वहां से नहीं ऐड हो पाते किसी वजह से तो आप जो नंबर दे रखा है उस पर आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा। कॉल करने का समय शाम को 7 से 9 के बीच में है। तो ठीक है, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जायसी जी की जो शेष रचनाएं हैं, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, चित्ररेखा, कान्हावत, जो शेष रचनाएं हैं उनको पढ़ते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को जितना हो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, नमस्कार।